नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। श्रमिक आपूर्ति में भारत का अव्वल होना क्या दर्शाता है? दैनिक भास्कर। हम अपने यहाँ विश्व स्तरीय शिक्षा क्यों नहीं दे पाते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक दृष्टि से सही है। नेटवर्क सेट समुदाय की परिकल्पना। अब आर्टिकल विस्तार से। श्रमिक आपूर्ति में भारत का अव्वल होना क्या दर्शाता है? दैनिक भास्कर। वर्ष 2023 में भारत में रेमिटेंस, विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा वतन भेजा गया पैसा दुनिया में सबसे ज्यादा 125 अरब डॉलर था। यह देश की जीडीपी का 3.4% था। यह हर साल बढ़ रहा है। यही कारण है कि हाल ही में उत्तर भारत के एक राज्य की सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक इश्तिहार के जरिए बाहर के देशों में, जिसमें युद्धरत इजराइल भी था, 10,000 श्रमिक पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें प्लम्बर से लेकर पेंटर तक, नाई से नारियल तोड़ने वालों तक और बढ़ई से लेकर बाउंसर तक हैं। सिर्फ खाड़ी देश और यूरोप ही नहीं, दुनिया के कुल 193 देशों में भारतीय कामगार सप्लाई हो रहे हैं। हर राज्य आज इस होड़ में है कि उसके श्रमिक भी छोटी मोटी स्किल हासिल कर विदेश में कमाएं और भारत में अपने परिवार की खुशहाली के लिए पैसा वापस भेजें। लेकिन क्या 70 साल पहले आजाद हुए देश के लिए यह खुशी की बात है? भारत डेमोक्रेटिक डिविडेंड जनसांख्यिकी लाभांश काल में है और यह स्थिति अगले 10 साल में चरम पर होगी। किसी भी देश के इतिहास में यह स्थिति एक बार ही आती है। संपन्न देश अब बूढ़े हो रहे हैं। क्या हमारे नीति निर्माताओं को समझ में नहीं आया कि चीन में जब यह स्थिति आई तो उसने श्रमिक सप्लाई में अव्वल बनकर अपनी पीठ थपथपाने की जगह युवाओं को स्किल और उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर अपने देश में ही उत्पादन कर दुनिया में बेचने की ओर प्रेरित किया। श्रम बेचकर कमाने और बुद्धि और उसके उत्पाद बेचने में मूल अंतर यह है कि श्रम बेचने की मियाद होती है क्योंकि शरीर थकता है। अगर इस युवा शक्ति को बेहतर स्किल दी जाती तो भारत चीन से मूर्ति लेकर मोटर और मोबाइल से लेकर मशीन तक खरीदता नहीं बल्कि बेचता है। इस बारे में सोचने की जरूरत है। हम अपने यहाँ विश्व स्तरीय शिक्षा क्यों नहीं दे पाते हैं? निधि डुगर कुंडलिया, युवा लेखिका और पत्रकार। पिछले महीने कई मीडिया प्रकाशनों ने 2024 की क्वार्टरली साइमेंट्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट का जश्न मनाया। यह बहुत प्रतिष्ठित रैंकिंग है। इस बार इसमें 69 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है, जो कि 2023 की तुलना में 19.4% का सुधार है। भारत अब धीरे धीरे चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब वैश्विक अनुसंधान में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश भी बन गया है। इसके बावजूद पिछले वर्ष हमारे लगभग 8 लाख छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर पलायन करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 3 अरब डॉलर की भारतीय मुद्रा का आउटफ्लो हुआ है। नौकरियों की किल्लत की बात तो रहने ही थे, लेकिन सरकार भी शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का वादा करके इसका केवल आधा ही खर्च कर रही है। शहरों की सीमा से लगे राजमार्गों के दोनों ओर देखें तो आप पाएंगे कि वहां निजी कॉलेज फैले हुए हैं, जिन्हें बड़े व्यापारी घरानों एवं राजनीतिक नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उनमें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ नहीं है। देश में शैक्षिक सेवाओं से मुनाफा कमाने को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद वे मुनाफा कमाने के लिए टैक्स कानूनों को दरकिनार करते हैं। देश के 40,000 से अधिक ऐसे कॉलेज बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हैं जो वर्तमान की नॉलेज और टेक्नोलॉजी केंद्रित अर्थव्यवस्था में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि उच्च रैंकिंग वाले भारतीय विश्वविद्यालयों में भी अच्छे विद्यार्थी होने का एकमात्र मार्कर उसकी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की क्षमता को ही माना जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गुणवत्तापूर्ण इंटर्नशिप, रिसर्च को फंडिंग, अंतर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रमों आदि की कमी है। शिक्षकों के लिए सीमित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आईआईटी जैसे संस्थानों में भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य अपने संभावित नियोक्ताओं के सामने कड़ी मेहनत करने और कठिन प्रवेश परीक्षा पास करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना भरी है। इन समस्याओं के कमजोर समाधान के रूप में यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय कैंपस के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन अगर कोई शीर्ष विश्वविद्यालय कहता हो कि हार्वर्ड ने हमारे लिए अपने दरवाजे खोलने का फैसला किया है, तो क्या वह अपने संसाधनों के बावजूद उससे मेल कर सकेगा? एक अच्छे विश्वविद्यालय के लिए धन और जगह से ज्यादा एक सोशियो इकोसिस्टम, सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है, ताकि उसके प्रोफेसरों और छात्रों का उसके अनुरूप विकास होता रहे। विभिन्न कॉन्फ्रेंस, सभाएं, थिंक टैंक, सामाजिक
मानसिकता और विचारों की स्वतंत्रता से वो फलते-फूलते हैं। समस्या यह है कि परिणाम चाहे कितने भी उत्साहवर्धक क्यों न हो, स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड की तर्ज पर बनाया गया कोई भी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उनके सैकड़ों स्थान नीचे की जगह बन पाता है। एक मॉडल की नकल करने के फेर में वो उसकी एक घटिया प्रतिलिपि बनकर रह जाते हैं। जब हमारे यहाँ विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों का इतिहास रहा है तो हमें पश्चिम की ओर क्यों देखना चाहिए? नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दल, नागार्जुन, इनमें तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी छात्र यात्रा करके पढ़ने आते थे। इसके बाद विश्व भारती, शांति निकेतन, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास के विश्वविद्यालयों ने कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जिसमें नोबेल विजेता भी शामिल हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों को अपने समृद्ध इतिहास और शैक्षिक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों के विकास पर फोकस करना चाहिए और वह भी स्थानीय संस्कृति का उत्सव मनाते हुए। हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रस्तुत कर सकते हैं और विदेशी विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप और कंपनियों के साथ टाई अप करके स्किल सेट की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक दृष्टि से सही बिजनेस स्टैंडर्ड। अजीत बालकृष्णन, लेखक, इंटरनेट उद्यमी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोजगार बाजार में निराशा या उछाल की खबरें हाल ही के दिनों में काफी सुर्खियों में रही हैं। ऐसी ही एक खबर में देश की एक सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी के प्रमुख से हवाले से कहा गया है, 1 वर्ष के भीतर देश के कॉल सेंटरों में अधिकांश काम एआई के हवाले से होगा। कॉल सेंटर उद्योग में करीब 3 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश की उम्र 30 से कम है। इनमें से अधिकांश अविवाहित और कॉलेज जाने वाले युवक युवतियां शामिल हैं। अगर उनके रोजगार चले जाते हैं तो यह बहुत बड़ी आपदा होगी। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि एआई के कारण जल्दी ही 30 करोड़ से अधिक ऐसे रोजगार खत्म हो सकते हैं जो कार्यालयीन प्रकृति के हैं। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक ब्लॉग में आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि जल्दी ही दुनिया भर में 40% रोजगार एआई के पास चले जाएंगे। ऐसी निराशाजनक सुर्खियां देखकर आश्चर्य होता है कि क्या नियोक्ता केवल इसलिए एआई को अपना रहे हैं ताकि वे कर्मचारियों की संख्या कम करके अपना मुनाफा बढ़ा सकें। इस समय एआई को जिस दिशा में विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए, उस पर मैं सवाल उठा रहा हूं। ऐसा इसलिए कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी SCOT के रूप में एक नया विचार सामने आ रहा है, वो जो कह रहा है कि तकनीकी नवाचार अपने बल पर संचालित नहीं है बल्कि वह सामाजिक शक्तियों से संचालित है। आइए इस बात का एक उदाहरण देखते हैं, कैसे सामाजिक शक्तियों ने साइकिल के विकास को आकार दिया। साइकिल का आरंभिक संस्करण 1800 के दौर में यूरोप में सामने आया, जिसमें पैडल नहीं होते थे। उपयोगकर्ताओं को अपने पैरों को जमीन का सहारा देना पड़ता था, जिससे पहिए चलता था। सन 1860 के आसपास साइकिलों के अगले पहिए में पैडल और क्रैंक लगाए गए। इस डिजाइन की वजह से साइकिल बहुत उपयोगी बन गई, उसकी गति में भी सुधार हुआ। यह घुड़सवारी का विकल्प बनकर सामने आई। 19वीं सदी के अंत तक पहिए बराबर आकार के कर दिए गए और पैडल को पिछले पहिए से जोड़ने वाली चेन इस्तेमाल की गई, जिससे साइकिल की स्थिरता बढ़ी व आरामदायक हुई। इसे सेफ्टी बाइसिकल का नाम दिया गया और वह खूब चर्चित हुई। खास तौर पर महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आधुनिकता का प्रतीक बन गया। इसके जरिए वे काम पर जा सकती थी। इसके बाद अमेरिकी सेना ने अपनी घुड़सवारी रेजिमेंट की जगह साइकिल वाली रेजिमेंट तैयार की। उसके बाद 20वीं सदी में न्यूमेटिक टायर, एल्यूमिनियम और बेहतर ब्रेक आदि ने यह साइकिल बनाई जिस पर आज हम चलते हैं। स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता ने साइकिल के इस्तेमाल को और व्यापक बनाया। आज साइकिल को एक स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल साधन माना जाता है। साइकिल के विकास के इस अध्ययन को देखते हुए ही कई विद्वान SCOT आंदोलन के अंतर्गत साथ आए और ये देखना शुरू किया कि विभिन्न तकनीकें सामाजिक शक्तियों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इन प्रयासों को लेकर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स नामक एक पुस्तक भी लिखी गई। हाल ही के दिनों में चैट जीपीटी और उसके जैसी अन्य एआई तकनीक को लेकर काफी उत्साह है और उनमें जादुई गुणधर्म है। हालांकि चैट जीपीटी के जवाब बेहतर विनम्रता से भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए मैंने गत सप्ताह उससे प्रश्न किया, पाइथन का नवीनतम संस्करण कौन सा है? इसके जवाब में चैट जीपीटी ने कहा, जनवरी 2022 के मेरे ताजा अपडेट के मुताबिक पाइथन का नवीनतम स्थिर संस्करण था 3.10। बहरहाल तब से शायद नए संस्करण भी जारी किए गए हों। आप पाइथन की आधिकारिक वेबसाइट पर या पाइथन पैकेज इंडेक्स पर ताजा संस्करण की जानकारी पा सकते हैं। हम जानते हैं कि चैट जीपीटी की जानकारियां उसके नवीनतम अपडेट पर निर्भर करती हैं और वह भी यह एक खोज इंजन है। चैट जीपीटी और उसके जैसे अन्य उपायों मसलन गूगल के जेमिनी आदि को तैयार करने वालों ने इंसानी बातचीत से इनपुट लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। वे मित्रतापूर्ण बातचीत के लहजे में ही जवाब भी देते हैं। जाहिर सी बात है कि
बातचीत का यही दोस्ताना तरीका उनके जवाबों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में स्वीकार करने देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें तैयार करने वाले प्रोग्रामर जानबूझकर अपनी सॉफ्टवेयर सेवा को सामाजिक रूप से तैयार करते हैं ताकि बातचीत की शैली उन्हें मानवीय स्वरूप प्रदान करे। यह 1970 के दशक के पंच्ड कार्ड और फिर भारी भरकम कीबोर्ड और माउस से होता हुआ टच स्क्रीन तक का सफर है। इसके बाद कीबोर्ड और माउस की जगह वॉइस इनपुट और वॉइस आउटपुट लेने लगे। अब हमारे सामने यह विषय आता है कि हमें एआई को किस दिशा में विकसित करना चाहिए, लिपिकी या अफसरशाही श्रम को प्रतिस्थापित करने के लिए, जैसा कि पिछले दशकों में कंप्यूटर ने किया था, या फिर कारोबार के बस लिए वास्तविक मूल्यवर्धन किया जाना चाहिए। जब अमेज़न के संस्थापक और प्रमुख जेफ बेजोस से हाल ही में यह सवाल पूछा गया, वह एआई के लिए मशीन लर्निंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जवाब था, मैं कहूँगा कि हम मशीन लर्निंग से जो कुछ हासिल कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा सतह के नीचे है। इसमें खोज परिणामों में सुधार, उपभोक्ताओं को उत्पाद की बेहतर अनुशंसा, इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए बेहतर पूर्वानुमान आदि शामिल हैं। इसके कारण ही अमेज़न लगातार तरक्की कर रहा है और उसके कर्मचारियों की संख्या भी घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। शायद हमारे सरकारी अधिकारियों को सामाजिक दृष्टि से सही एआई या मशीन लर्निंग उपकरण तैयार करने के लिए कारोबारों को उसी तरह की चेतावनी जारी करनी चाहिए थी जैसी अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने हाल ही में किया है। उसने पूछा, क्या आप अपने एआई के उत्पादों की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? आयोग ने कारोबारों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे दावे भ्रामक साबित होंगे अगर उनके साथ वैज्ञानिक प्रमाण न हो। कंपनियों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे एआई को उच्च उत्पाद लागत या श्रम संबंधी निर्णय के लिए उचित ठहराया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि उत्पादों को जनता के लिए पेश करने से पहले समुचित जोखिम आकलन की सावधानी बरती जाए। नेटवर्क स्टेट समुदाय की कल्पना। देवांशु दत्ता, नागरिक समाज के कार्यकर्ता, अक्सर गेटेड कम्युनिटी, चार दीवारी वाली रिहायशी कॉलोनी को लेकर शिकायत करते हैं। इन कम्युनिटी के रहवासी आसपास के अन्य बासिंदों से अलग रहते हैं और अपने लिए ऐसा बुनियादी ढांचा और सुविधाएं जुटाते हैं जो आसपास के लोगों को उपलब्ध नहीं होती। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट आदि हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें 24 घंटे सुरक्षा, बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है। गुरुग्राम जैसे इलाके में बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति बन चुकी है, जैसे जहां अमेरिकी शैली वाली रिहायशी कॉलोनियों के बाहर सड़क पर भैंस का दूध निकालकर बेचते देखा जा सकता है। इन कॉलोनियों का मतदान का प्रतिशत भी कम होता है। एक बार जब आप अपनी बिजली, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको स्थानीय प्रशासन से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। अगर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीज में काम करते हैं तो आप राष्ट्रीय राजनीति से भी दूरी बरत सकते हैं। एक तार्किक कदम बढ़ाएं तो अलग होकर विकेंद्रीकृत राज्य के नागरिक क्यों नहीं बन जाते। टेक उद्योगपति बालाजी श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक द नेटवर्क स्टेट में इसी बात की पड़ताल की है। यह एक दिलचस्प वैचारिक प्रयोग है। उनके शब्दों में, एक नेटवर्क स्टेट वास्तव में एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च सामूहिक कदम उठाने की क्षमता होती है, जो दुनिया भर में क्राउड फंडिंग करता है और पहले से मौजूद राज्यों से कूटनीतिक मान्यता प्राप्त कर लेता है। यह ऐसे लोगों का समुदाय होता है जो गणित, क्रिप्टोकरेंसी, स्थायी रूप से समुद्र में रहने वाले, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, तकनीक की मदद से मानवीय क्षमता बढ़ाने वाले, जीवनावधि बढ़ाने वाले और ऐसे विचारों पर काम करने वाले होते हैं जो शुरू में पागलपन लग सकते हैं लेकिन जिन्हें तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है। बालाजी की उम्र 40 से 50 के बीच में है और वह प्रवासियों की दूसरी पीढ़ी से आते हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और वह टेक उद्योग में निवेश करते हैं। वह क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइनबेस के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रह चुके हैं तथा वेंचर कैपिटल फर्म आंद्रेसेन होरोवित्ज में साझेदार रहे हैं। वह कई जानी मानी टेक कंपनियों के साथ उनके शुरुआती दौर में जुड़े रहे हैं और उनका ध्यान स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक एवं क्रिप्टो करेंसी पर रहा है। वह एक एंजल निवेशक भी हैं और इस उद्योग के कई अन्य लोगों की तरह वह भी उदारवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। ऐसी कई सामुदायिक रिहायश वाले इलाके हैं जहां साझा हितों वाले लोग एक साथ रहते हैं। वे
बेंगलुरु, गुरुग्राम वासी सिलिकॉन वैली, डबलिन, ह्यूस्टन आदि टेक केंद्रों के आसपास रहते हैं, रहते हैं वे, चाहे जहां भी हों, वास्तव में वे नेटवर्क स्टेट के नागरिक होते हैं जिनकी आय बहुत अधिक होती है और वे स्थानीय तथा गैर टेक क्षेत्र के लोगों से काफी अलग होते हैं। बालाजी ने अपनी पुस्तक में गेट के दायरे में रहने वाले समुदाय नहीं लिखा है। मैंने उनका इस्तेमाल किया है क्योंकि अक्सर ऐसे लोग इसी तरह की आवासीय व्यवस्था में रहते हैं। वे अक्सर बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अपने ही संसाधन और ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तथा उनके जीवन की गुणवत्ता भी दूसरों से बेहतर होती है। वे एक साथ रहना पसंद करते हैं और वे तकनीक निर्माता तथा उसे जल्दी अपनाने वालों में शामिल होते हैं। ये समुदाय पूरी तरह नेटवर्क वाले होते हैं और कई एक दूसरे को केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि वे एक ही पेशे और सामाजिक दायरे के रहने वाले होते हैं। लिंक्डइन और फेसबुक पर उनको बहुत आसानी से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो समान विचार रखते हैं। हाँ, ये सही है कि व्यापक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के मानकों पर ये लोग खास बड़े समुदाय का हिस्सा नहीं है। इन सभी बटे हुए लोगों को एक साथ रखने पर आपको एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क स्टेट मिल जाएगा। यह नेटवर्क स्टेट आसानी से 10 लाख से बहुत से अधिक संख्या वाले लोगों का हो सकता है, क्योंकि माना जा सकता है कि उच्च तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग इसके नागरिक बनने में रुचि रख सकते हैं। राष्ट्र राज्य के मानक के आधार पर देखें तो यह अच्छी खासी तादाद है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में करीब 20% ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। दुनिया के आधे से अधिक देशों की आबादी 1 करोड़ से कम है। बालाजी संकेत करते हैं कि इंटरनेट हमें दुनिया भर में अबाध ढंग से नेटवर्क बनाने की इजाजत देता है और इसकी मदद से दिल्ली के हजारों अपार्टमेंट्स को कैलिफोर्निया के किसी इलाके के सैकड़ों घरों से जोड़ा जा सकता है। क्लाउड की मदद से हर जरूरी चीज के लिए तालमेल भी बनाया जा सकता है। चूंकि सभी नागरिक उच्च आय वाले समझदार लोग होते हैं, इसलिए वे साझा संसाधनों के लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। बालाजी सुझाते हैं कि नेटवर्क राज्य को एक स्टार्टअप के रूप में पेश किया जा सकता है। वह लाइव एक्शन रियल प्लेयर गेम LARP का उदाहरण देते हैं। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है, यह मौजूदा राज्यों से कूटनीतिक मान्यता भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए दोहरी नागरिकता जैसी व्यवस्था अपनाई जा सकती है। क्या यह ऐसा रास्ता हो सकता है जिसके जरिए 21वीं सदी के राष्ट्र राज्य विकसित हों, जो अपने वर्तमान अधिनायकवादी तथा और धार्मिक तथा विविध प्रकार के लोकतंत्रों के मिश्रण से आगे बढ़कर एक विकेंद्रीकृत जगह बन सके जो साझा हितों से आबद्ध हों। सरसरी तौर पर आसान नजर आने वाली इस व्यवस्था के गहराई में जाने पर कई जटिलताएं सामने आ सकती हैं। धन्यवाद।